चलिए, so welcome all of you. Good morning once again. Welcome to lecture number 18 of CA Intermediate Fast Track Batch for Cost and Management Accounting. मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का तहे दिल से करता हूं स्वागत. गुड मॉर्निंग सौम्या. सो इट इज 2nd of March 2025 टुडे. वो सभी लोग जो लाइव देख रहे हैं और वो सभी जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं, सबको मेरा प्रणाम और सबको मेरा सलाम. कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की बैच बहुत ही ब्यूटीफुली चल रही है. उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस बैच का पूरा फायदा उठा रहे होंगे. जैसे मैंने कहा, जिस तरीके से कहा है वैसे आप उसको सॉल्व कर रहे होंगे, उतनी बार उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे. ट्रिपल ए रजिस्टर इंडेक्स मेंटेन कर रहे होंगे. क्लास बुक के अंदर क्रॉस पोस्टिंग कर रहे होंगे, कौन सा क्वेश्चन रजिस्टर के किस पेज नंबर पे किया वो आप लोग करते जा रहे होंगे. ट्रस्ट मी, बस इतनी बैच अगर आपने मुझ पर विश्वास रखा, ट्रस्ट रखा, तो डेफिनेटली आप लोगों को डिजायर्ड रिजल्ट्स मिलेंगे. ये मैं बस आपसे आश्वासन देना चाहता हूँ. लास्ट लेक्चर के अंदर, कल की क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, एक बार फटाक से देख लेते हैं. सो लास्ट लेक्चर जो था, yesterday on 1st March 2025, we did chapter number 5, overheads under activity based costing. We solved question number 3, 4, 8 and 10, 7 and 9 which were from ICR module were your homework. Similar question थे to what we have already done, तो आप उसको आराम से चेक करके कंप्लीट कर सकते हैं. आज हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6, कॉस्ट शीट. बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, लेट मी गिव यू एन ओवरव्यू. मैं अपनी बुक की इंडेक्स को फॉलो कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ. तो चैप्टर नंबर 1 है बेसिक्स ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग. इस चैप्टर के कुछ लेक्चर्स शुरुआत में हुए और बाकी, जैसे मैंने कहा था कि ये चैप्टर के जो एलिमेंट्स हैं उसको हम बाकी सारे चैप्टर्स के साथ में कंप्लीट करते जाएंगे. दैट वी आर डूइंग. Chapter number 2 is material cost. We have already done. Chapter number 3 is employee cost. We have already completed. Chapter number 4 is overheads under absorption costing and chapter 5 is overheads under activity based costing. ये दोनों चैप्टर्स भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं थी. इनफैक्ट चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये ऑलमोस्ट 50% ऑफ सिलेबस बन जाता है. अब हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक फैमिली, एक ग्रुप ऑफ 3 टॉपिक्स. चैप्टर नंबर 6 है कॉस्ट शीट. चैप्टर नंबर 6 है कॉस्ट शीट. चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट. चैप्टर नंबर 8 इज यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग और उसके बाद में चैप्टर नंबर 12 है जॉब कॉस्टिंग. ये 3 चैप्टर्स एक साथ हम लोग बैक टू बैक देखने वाले हैं. ऑल दीज 3 टॉपिक्स आर डीलिंग विद द कॉस्ट शीट. चैप्टर नंबर 9 सर्विस कॉस्टिंग. चैप्टर नंबर 10 जॉइंट प्रोडक्ट्स, बाय प्रोडक्ट्स एंड चैप्टर नंबर 11 इज प्रोसेस कॉस्टिंग. ये 3 मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एक साथ हम लोग देखेंगे. उसके बाद में हम लोग बढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्टिंग, 13, 14 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और 15 बजट्स एंड बजटरी कंट्रोल. सो दैट्स हाउ द एंटायर जर्नी इज. सर फॉर्म कैसे फिल करना है May 25 का, उस पर एक वीडियो बना दो. बिल्कुल बना दूंगा जी, नो प्रॉब्लम. आप में से जिसको किसी को फॉर्म भरना होगा मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा. आप लोगों का ही फॉर्म मैं फिल करूंगा और वो फिल करते करते ही मैं उसका वीडियो बना दूंगा आपके लिए. बिल्कुल चिंता मत करें, ठीक है. चलिए, सो अभी हम लोग यहाँ पर आज चैप्टर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं. जो लोग लाइव देख रहे हैं उन लोगों को बता दूं, इस वीक में थोड़े क्लासेस का डिस्टर्बेंस रहेगा बिकॉज ऑफ द सीए फाउंडेशन एंड इंटरमीडिएट जनवरी 25 रिजल्ट. टुडे इज 2nd मार्च, परसों रिजल्ट अनाउंस होने वाला है. सो जस्ट बियर विद मी. जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं आपको तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बैक टू बैक आपको रिकॉर्डिंग्स मिलती जाएगी. नाउ come to your register, write down chapter number 6 cost sheet. Chapter number 6 cost sheet. So इस पे सेल्फ एनालिसिस पेज आप बना सकते हो, नहीं भी बनाते हो तो चलेगा, बट बना सकते हो जैसे आपकी इच्छा हो. चैप्टर नंबर 6 कॉस्ट शीट. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस कॉस्ट शीट अबाउट? लेट्स अंडरस्टैंड. कोई भी एक्टिविटी जब हम करते हैं तो उसका जो फाइनल एक आउटपुट डॉक्यूमेंट होता है, रिजल्टेंट डॉक्यूमेंट होता है, उसको कहते हैं डिलीवरेबल. क्या कहते हैं? डिलीवरेबल. वैसे ही कॉस्ट शीट जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग का अल्टीमेट डिलीवरेबल है. नाउ डिलीवरेबल का मतलब क्या हुआ? फाइनल या आउटपुट डॉक्यूमेंट. लेट्स अंडरस्टैंड. कॉस्ट शीट जो है इट इज अ स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड टू रिकॉर्ड द टोटल कॉस्ट, टू फाइंड आउट द टोटल कॉस्ट. Guys, we have seen that there are 3 objectives of cost and management accounting. The first objective is cost ascertainment. The second objective is cost reduction and the third one is cost control. When I say cost ascertainment, मतलब मुझे cost पता लगानी है. ये cost पता लगाने में अलग अलग जो cost elements हैं उनको हम पढ़ चुके हैं.
कि जब हम कहते हैं मटेरियल कॉस्ट तो उसका मतलब क्या है, जब हम कहते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट तो उसका मतलब क्या है, जब हम कहते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस उसका मतलब क्या है, ओवरहेड्स कॉस्ट उसका मतलब क्या है, ठीक है। बट अगर मुझे फाइंड आउट करना है किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट, तो वो मैं कहाँ से और कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ, और वही चीज़ हम लोग देखते हैं यहाँ पर कॉस्ट शीट में। कॉस्ट शीट इज अ स्टेटमेंट टू डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट। एज आई सेड, यहाँ पर हम ये 3 चैप्टर्स की एक फैमिली कवर करने वाले हैं। तो आप अगर चाहें तो रजिस्टर में जो आपने हेडिंग लिखी है चैप्टर 6 कॉस्ट शीट, वहाँ आप बाकी दोनों चैप्टर्स की भी हेडिंग लिख सकते हैं। चैप्टर 6 कॉस्ट शीट प्लस चैप्टर 8 यूनिट एंड बैच कॉस्टिंग प्लस चैप्टर 12 जॉब कॉस्टिंग। जब भी आप रिविजन्स भी करेंगे तो रिविजन्स के समय भी यही सीक्वेंस फॉलो कीजिए, ये ग्रुप्स को फॉलो कीजिए जो मैंने आपको करवाया। जैसे चैप्टर 4 और 5 हमने एक साथ किया है क्योंकि दोनों चैप्टर्स ओवरहेड्स के चैप्टर्स हैं। मेथोडोलॉजी अलग है, एक एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, एक एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है, डजंट मैटर, बट दे आर अ फैमिली ऑफ अ सिंगल टॉपिक। सो आप जब भी पढ़ेंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे ये दोनों टॉपिक जो है ये बैक टू बैक एक साथ करने हैं, ठीक है। नाउ कॉस्ट शीट का एक जो स्पेसिमेन है वो ये रहा आपके सामने। सबसे पहले अभी मत बनाइए क्योंकि सॉल्यूशन करते समय हमें बनाने नहीं है। सबसे पहले आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड हम कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एड रॉ मटेरियल परचेजेस नेट ऑफ परचेज रिटर्न। मतलब मैंने कुछ खरीदा है और मैंने अगर कुछ वापस दिया है तो जो परचेज रिटर्न किया है दोस्तों वो परचेजेस में से माइनस करेंगे और उसमें से डिडक्ट करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो कितना था मेरे पास, कितना खरीदा और कितना रहा, तो ये आपको देगा रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। जब मैं कहता हूँ मटेरियल तो मटेरियल का मतलब होता है डायरेक्ट मटेरियल, ये हमने मटेरियल कॉस्ट चैप्टर में भी देखा है। फिर आता है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस का मतलब क्या है, जो हमने डायरेक्ट लेबर को पे किया है। और फिर डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इन तीनों को जब सम अप करेंगे तब जाकर हमें मिलेगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब आपको वो कॉस्ट मैट्रिक्स का डायग्राम याद है जहां हमने तीनों डायरेक्ट को एक साथ मर्ज किया था और जाके क्या बना था, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब होता है दिस इज द वाइटल कॉस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्ट, एसेंशियल कॉस्ट फॉर एनी प्रोडक्ट। इन प्राइम कॉस्ट यू ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स। ओवरहेड्स का हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं। ओवरहेड्स का मतलब क्या हुआ, इनडायरेक्ट मटेरियल प्लस इनडायरेक्ट लेबर प्लस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को जब हम एक साथ लेकर आते हैं तो वो बनता है ओवरहेड्स। ये ओवरहेड्स का हम फंक्शनल क्लासिफिकेशन करते हैं। फंक्शनल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है हम ओवरहेड्स को क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इस फंक्शन के ओवरहेड्स कहाँ पर इंकर हो रहे हैं, उसके बेसिस पे उसको क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 कैटेगरीज। पहला, अगर ये ओवरहेड्स फैक्ट्री में लग रहे हैं तो उसको हम कहेंगे, 4 नाम से जानते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स, वर्क्स ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। अगर ये ओवरहेड्स ऑफिस में लग रहे हैं, ऑफिस मतलब जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, एडमिनिस्ट्रेशन मतलब जैसे हम बिजनेस को मैनेज करते हैं, तो ये जो ओवरहेड्स है इसको कहते हैं एडमिन ओवरहेड्स। अगर ये ओवरहेड्स गुड्स को बेचने से रिलेटिंग है तो उसको कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, वैसे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो 2 अलग अलग चीजें हैं। अब इसका इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। सेलिंग ओवरहेड्स आर इंकर्ड टू जनरेट द डिमांड। आप चाहो तो सेल्फ एनालिसिस पे लिख सकते हो, आपकी चॉइस है, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। सेलिंग ओवरहेड्स आर इंकर्ड टू जनरेट द डिमांड, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर इंकर्ड टू सैटिस्फाई दैट डिमांड। सर एग्जांपल दीजिए, बिल्कुल लीजिए। सो मैंने ना अपने शहर में एक होर्डिंग लगाया है, ठीक है, होर्डिंग कि भैया आपको सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट पढ़ना है तो किससे पढ़ना है, अंशुल अग्रवाल से पढ़ना है। सो मैंने ये होर्डिंग लगाया, 1 2 3 4 10 जगह होर्डिंग लगा दी अपने शहर में। आपने वो कोटा फैक्ट्री वेब सीरीज देखी होगी तो उसमें ऐसा ही कुछ होता है ना, कोटा में हर जगह आईआईटी जेई के लिए ऐसे होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं टीचरों के ना। ये जो होर्डिंग का खर्चा है इसका हेड क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, करेक्ट, एग्री करते हैं आप। अब ये जो होर्डिंग मैंने लगाया ये एक्चुअल में मुझे मेरे बिजनेस में कैसे सपोर्ट करता है, ये क्या करता है। तो यार होर्डिंग जो है ना ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट प्लेस करता है। एज ए कंज्यूमर हम लोग ये देखते हैं कि जब भी हम कोई चीज नोटिस करते हैं
एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार, तो हमारे दिमाग में ना उसकी एक इमेज बनती जाती है, एक रील बनती जाती है। पहली बार कोई चीज देखी तो हम ऐसे कैजुअली बाईपास कर जाते हैं, फिर दूसरी बार देखी तो हमारे ब्रेन के अंदर छुपे हुए सिग्नल्स हमें एक रिफ्लेक्शन देते हैं कि हाँ ये तूने पहले देख रखा है, शायद यू नॉट श्योर। फिर तीसरी बार देखी तो आपका माइंड आपको एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि हाँ आपने इसको देख रखा है। चौथी बार देखने के बाद आपके माइंड में सवाल आता है, यार ये तो बहुत बार दिख रहा है, मतलब बहुत लोग इसको यूज कर रहे हैं, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, या मतलब ये चीज बहुत अच्छी है शायद। फिर पांचवी बार वापस देख रहे हैं तो और इफेक्ट होता है, छठवीं बार वापस देख रहे हैं और इफेक्ट होता है। इसको मार्केटिंग की भाषा में कहा जाता है हैमरिंग इफेक्ट। हैमरिंग इफेक्ट का मतलब है, आप इमेजिन कीजिए कि एक कंज्यूमर का ब्रेन है, उस कंज्यूमर के ब्रेन पे प्रोडक्ट को ना एक कील की तरह, नेल की तरह रखा जाता है, और मार्केटिंग कैंपेन्स उसको हैमरिंग करते रहते हैं। और जब जब आप उस पर हथौड़ा मारते हैं तो वो प्रोडक्ट एक कील की तरह कंज्यूमर के दिमाग में अंदर घुसता जाता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। तो ये जो होर्डिंग है ना, ये होर्डिंग हेल्प करता है टू जनरेट द डिमांड कि अच्छा मुझे अगर सी ये फाउंडेशन इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है, किससे करनी है, बस यही बंदा है, अंशुल अग्रवाल से करनी है। ये अंशुल अग्रवाल हर जगह मैंने देखा है, मतलब ये एक हैमरिंग इफेक्ट हो गया, मतलब मुझे इनसे पढ़ना है, खत्म। मार्केटिंग इज एन ओवरहेड, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बट इट इज अ सेलिंग ओवरहेड। मैं भी सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को भी अलग अलग एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट इज अ सेलिंग ओवरहेड बिकॉज इट हेल्प्स टू जनरेट द डिमांड। अब जब कस्टमर को आपने कोई एक आइसक्रीम दिखाई, कोई एक कोल्ड ड्रिंक दिखाई, कोई एक चिप्स दिखाया, कोई एक हैंडबैग दिखाया, कोई एक ड्रेस दिखाई, बार 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 टीवी पे, सोशल मीडिया पे, इधर उधर, तो कस्टमर के दिमाग में ना वो हैमरिंग इफेक्ट हुआ। कस्टमर ने कहा भैया अब मुझे ना ये प्रोडक्ट चाहिए। तो अब कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीदने कहाँ पर जाएगा, दुकान पे जाएगा। अब ये दुकान फिजिकल दुकान भी हो सकती है, ये दुकान वर्चुअल दुकान भी हो सकती है, मतलब काफ़ी ऑनलाइन शॉप्स जो होती है ना वो भी हो सकती है। अब कस्टमर जब दुकान में जाएगा ये प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो वहां पर हो सकता है उसको ये प्रोडक्ट ना मिले, हो सकता है मिले। अब कस्टमर को अगर प्रोडक्ट वहां पर मिला तब तो आपका कस्टमर बन गया, मतलब आपका प्रोडक्ट बिक गया। लेकिन फर्ज करो कस्टमर को अगर वो प्रोडक्ट उस दुकान में मिला ही नहीं, तो फिर तो कस्टमर किसी और प्रोडक्ट को खरीद लेगा, कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट को खरीद लेगा। इन ऑर्डर टू इंश्योर, ध्यान से सुनना, इन ऑर्डर टू इंश्योर कि मेरा प्रोडक्ट हर दुकान में अवेलेबल हो, मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, टेम्पो से, ट्रक से, वैन से, होलसेलर्स के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू, चैनल पार्टनर्स के थ्रू, सो दैट माई प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन द शॉप्स। उस खर्चे को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो सेलिंग ओवरहेड्स हेल्प्स टू जनरेट द डिमांड एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स हेल्प्स टू सैटिस्फाई दैट डिमांड। और ये दोनों एक्चुअल में अलग अलग नहीं है, बट हम लोग डिटेलिंग में जा रहे हैं इसलिए इसको अलग अलग समझ रहे हैं। अदरवाइज तो आप देखोगे तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जो है ये एक होता है, और इसका कॉमन हेड है मार्केटिंग। बट पढ़ना है तो डिटेल में देखना है, और डिटेल में अगर आप देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये दो अलग अलग चीजें हैं। सेलिंग ओवरहेड्स हेल्प्स टू जनरेट द डिमांड। Once the demand is generated, once you sow the seed in the customer's mind, customer's heart कि I want this product, the customer will come to a shop to demand to purchase that product. And to ensure that your product is available in that shop, you need to do some distribution, you need to make a network, you need to make a web, and that exactly is known as distribution overheads. So selling and distribution are combined together. So prime cost में आप ऐड करते हैं factory overheads to get the factory cost. At opening stock of WIP minus closing stock of WIP, you get the factory cost of goods produced. क्या कहा मैंने, factory cost of goods produced. इसमें हम ऐड करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, जिसको एक लेकर एक नोट मैं आपको लिखवाऊंगा, बाद में समझना। तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में हम ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जिस पे हम ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, तो हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स। टू दैट वी विल ऐड प्रॉफिट और लॉस एंड देन वी विल गेट द फिगर ऑफ सेल्स। एडमिन ओवरहेड से रिलेटिंग बस ये एक पॉइंट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, समटाइम्स इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ध्यान से सुनना,
Sometimes it is given in the question that admin overheads are related to production. कभी कभी क्वेश्चन में दिया होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है. बहुत डिटेलिंग में जा रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ. कभी कभी दिया होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जो है वो प्रोडक्शन से रिलेटेड है. इन सच केसेस, ऐसे केसेस में हम एडमिन ओवरहेड्स को फैक्ट्री कॉस्ट बेस पे ही ऐड करेंगे. मतलब ये देखिए, हमने फैक्ट्री कॉस्ट निकाला है, इसके बाद ये जो एडमिन ओवरहेड्स लिखे हैं, यहाँ पर अगर एडमिन ओवरहेड्स आ रहे हैं, इसका मतलब है ये कौन से एडमिन ओवरहेड्स है? एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन. आई रिपीट, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन. इफ नथिंग इज गिवन, अगर कुछ ना दिया हो, तो ऐसे केसेस में हम अज्यूम करेंगे इट इज रिलेटिंग टू ऑफिस एंड ट्रीटेड एज अंडर एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन विल गेट एडेड टू फैक्ट्री कॉस्ट. और अगर जनरल एडमिन ओवरहेड्स है दोस्तों, तो वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड होंगे. तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है. इसके बाद हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, यहीं पे हम लोग ऐड करेंगे एडमिन ओवरहेड्स. तो दिमाग में एक सिंपल सी चीज क्या रखना है, सिंपल सा थॉट क्या रखना है? एडमिन ओवरहेड्स दो टाइप के हो सकते हैं. एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन, एडमिन ओवरहेड्स रिलेटेड टू नथिंग, मतलब जनरल. अगर एडमिन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन है तो हम उसको क्या करेंगे? फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करेंगे. अगर एडमिन ओवरहेड्स जनरल है तो हम उसको सीओजीएस में ऐड करेंगे. सबसे पहले एक काम करो, अपने रजिस्टर के पेज नंबर 1 पे सेल्फ एनालिसिस पे आओ और ये वाली जो नोट है यहाँ तक इसको छाप लो. Come on, all of you. I'll just wait for 1 or 2 minutes. Everyone, quickly write it down. एडमिन ओवरहेड से रिलेटिंग स्पेशल पॉइंट है ये. डन ऑल ऑफ यू? चलिए आगे. चलिए, सो अब हम एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. ट्रिपल ए क्लास बुक में आप आएंगे, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, वहीं के वहीं उसे सॉल्व करेंगे. उसका फॉर्मेट भी मैंने आपको बना के दिया, ठीक है? चलिए, come to your registers, I mean class books, write down reference lecture number 18. बहुत बेसिक क्वेश्चन है, simply put up the value and get the answer वाली सिचुएशन है. The following information has been obtained from the records of ABC Corporation for the period from 1st June to 30th June. Prepare cost sheet for the same. So, cost of raw material on 1st June and on 30th June is given. So, 1st June can be considered as opening and 30th June can be considered as closing. So, cost of raw material at the beginning of the month is 60,000. So, I'll write down opening stock of raw material as 60,000. Come on guys, do with me. अब हमें निकालना है रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, निकाल लेंगे. फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल दिया 50,000, उसको हम डिडक्ट करते हैं 50,000. चेक कीजिएगा. कॉस्ट ऑफ WIP दिया है, WIP ओपनिंग, WIP क्लोजिंग कहाँ पर आता है? फैक्ट्री कॉस्ट के बाद. तो WIP का ओपनिंग है 12,000 और WIP का क्लोजिंग है 15,000. चेक कीजिएगा. फिर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 90,000, क्लोजिंग स्टॉक है 1,10,000. ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स आता है जब हमें COGS निकालना होता है ना? तो ये देखिए
ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 90,000 और क्लोजिंग स्टॉक है 1,10,000. चेक ऑल ऑफ यू. परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल इज 4,80,000. ये यहाँ पर रॉ मटेरियल परचेजेस है, रिटर्न्स कुछ दिया नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज लिखता हूँ 4,80,000. चेक कीजिएगा. अब मुझे यहाँ से रॉ मटेरियल कंज्यूम मिलेगा. कैसे? 60,000 is opening stock of raw material, 4,80,000 is purchases, minus 50,000 is the closing stock of raw material. Raw material consumed is 4,90,000 rupees. Check all of you. Wages paid are 2,40,000. हाँ जी. Wages paid are 2,40,000. Factory overheads is 1 lakh. इसको मैं यहाँ 1 लाख लिखता हूँ. ओके. नाउ वी गॉट मटेरियल कंज्यूम प्लस लेबर एक्सपेंसेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. डायरेक्ट एक्सपेंसेस अगर नहीं दिए तो आप उसको डैश जीरो अज्यूम कर सकते हैं. तो दोस्तों अब यहाँ पर मिलेगी प्राइम कॉस्ट 4,90,000 प्लस 2,40,000, दैट बिकम्स 7,30,000. चेक ऑल ऑफ यू. 7,30,000. To this you will add the factory overheads and you will get the factory cost of 8,30,000. चेक करिए सभी जन. फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स WIP माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, you get factory cost of goods produced 8,27,000. check all of you. अब एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिया रिलेटिंग टू प्रोडक्शन. अगर एडमिन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन होता है तो वो कहाँ पर जाता है बेटा जी? फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड में ऐड होता है. सो प्लस 50,000, 8,77,000. To this you will add opening stock of finished goods minus closing stock of finished goods. You will get cost of goods sold 8,57,000. Check all of you. अब 8,57,000 में आप ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स 25,000 प्लस 25,000, तो आपको जाकर मिलेगा 8,82,000 कॉस्ट ऑफ सेल्स. कॉस्ट ऑफ सेल्स. और अब अगर आप क्वेश्चन में देखते हैं तो या तो आपको कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया होगा जिससे आप जीपी निकाल सकें, और नहीं तो आपको सेल्स की फिगर दी होगी ताकि बैलेंसिंग फिगर आपका जीपी निकल जाए. तो 10 लाख रुपीस की सेल्स दी है, तो आपका कॉस्ट ऑफ सेल्स है 8,82,000. ठीक है. और आपकी सेल्स वैल्यू है 10 लाख, मतलब बैलेंसिंग फिगर 1,18,000 will be your profit. Check all of you. 1,18,000 will be your profit. चेक कीजिएगा सभी जने, ये सबको क्लियर हुआ क्या? Is this clear to all of you? करेक्ट. बहुत आसान है, इजी है ना. इंडेक्स वगैरह में बाद में अपडेट करेंगे, पहले सिर्फ सॉल्व करते जाते हैं. नाउ गाइस, let's do question number 3. रेफरेंस लिखते हैं, लेक्चर नंबर 1818. सभी जने आएंगे अपने रजिस्टर्स में. लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3. मैं हाथों हाथ पैरेलली ना आप लोगों के ट्रैकर्स को भी अपडेट कर रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. चलिए आगे. The books of Adarsh Manufacturing Company presents the following data for the month of April 2019. Direct labor cost is 17,500, being 175% of works overhead.
सी शुरुआत में मैं ऐसे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ जिसके फॉर्मेट्स आपको दिए हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और ये मॉड्यूल के क्वेश्चंस हैं। फिर जब मैं आपको नॉन मॉड्यूल के क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, जो मैंने खुद बनाए या फिर मैंने सीएमए इंस्टीट्यूट की बुक से लिए हैं, तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि यार अंशुल सर की बुक क्या तगड़ा कंटेंट है यार। ठीक है, तो अभी काम करेंगे। सबसे पहले आपको लेबर कॉस्ट दी है 17,500, तो आप डायरेक्ट लेबर में आएंगे और लेबर में आकर लिखेंगे 17,500, 17,500। ये क्लियर है? अब इसके आगे कुछ और इन्फॉर्मेशन दी है। being 175% of the works overheads, इसका मतलब है ये जो 17,500 है ना, ये वर्क्स ओवरहेड्स का 175%। इसका मतलब है अगर वर्क्स ओवरहेड्स 100 है तो डायरेक्ट वेजेस 175 होंगे। समझ में आया? तो क्या मैं इसके बेसिस पर अपने वर्क्स ओवरहेड्स नहीं निकाल सकता हूँ एज 10,000? चेक ऑल ऑफ यू, कैन आई नॉट कैलकुलेट? कैसे आया 10,000? सर डायरेक्ट वेजेस जो है वो है 17,500 एंड इट इज़ 175% ऑफ द वर्क्स ओवरहेड्स। तो सर इसको डिवाइड करते हैं 175% से, चेक कीजिएगा। तो आर यू गेटिंग 10,000 रुपीज एज द वर्क्स ओवरहेड्स? वी जस्ट यूजिंग द डेटा एंड जस्ट कीप राइटिंग द डेटा, है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस आर 56,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एक्सक्लूडिंग एडमिन एक्सपेंसेस। अब सवाल यहाँ पर है कि मैं ये फिगर को लिखूं कहाँ पे? तो पेंसिल निकाल लो, अपनी पेंसिल से लिखते हैं आप लोग। मैं तो इरेज कर सकता हूँ, मैं तो पेन से भी लिख रहा हूँ, तो एज गुड एज पेंसिल। ये तो आप पेंसिल यूज करेंगे। टेक आउट योर पेंसिल। अपनी क्लास बुक में अब जब हम सॉल्व करेंगे तो पेंसिल से सॉल्व करेंगे इसे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज 56,000। मुझे नहीं पता, मेरे को आता नहीं, मैं तो समझ लो अंशु सर है ही नहीं यहाँ पे, हम दोनों खेल रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये रहा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 56,000। ठीक है, बहुत बढ़िया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 56,000 एक्सक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। आई होप ये क्लियर है सबको, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं होनी चाहिए। अब आगे क्या कहा है पढ़िएगा। इन्वेंट्री अकाउंट शोड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस एज अंडर। बहुत बढ़िया। अब हम लोगों को यहाँ पर इन्वेंट्री का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेस दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। एक एक कर हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले रॉ मटेरियल का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दिया है 8,000 और 10,600, तो उसको हम यहाँ पर लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000 और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,600। चेक कीजिएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 8,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,600। ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन दिए बस यूज करते चले। WIP ओपनिंग 10,500, ओपनिंग WIP 10,500, closing is 14,500, closing is 14,500। ठीक है। FG ओपनिंग है 17,600 और क्लोजिंग है 19,000। क्लोजिंग होता है -19,000। सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स करते चलने का, और फिल इन द ब्लैंक्स करते करते आगे बढ़ने का। सेलिंग एक्सपेंसेस आर 3,500, सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स आर 3,500। मेरे पास थोड़ी, आपके पास भी जगह कम है। और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस आर 2,500। अब समझना, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस को लेकर तो कुछ कहा ही नहीं है कि ये एडमिन एक्सपेंसेस कौन से एडमिन एक्सपेंसेस है। अभी अपने सेल्फ एनालिसिस पेज पे आपने कुछ नोट लिखा है, एक बार जाकर पढ़ो वो नोट क्या है। वो नोट क्या है कि एडमिन एक्सपेंसेस दो टाइप के होते हैं, रिलेटेड टू प्रोडक्शन और जनरल। अगर रिलेटेड टू प्रोडक्शन है तो हम उसको फैक्ट्री कॉस्ट में ऐड करते हैं, और अगर जनरल है तो COGS में ऐड करते हैं। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है जैसे कि इस क्वेश्चन में, तो वो जनरल एडमिन ओवरहेड्स कंसिडर होते हैं, तो हमको उसे यहाँ लेना पड़ेगा एडमिन ओवरहेड्स। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 3,500, एडमिन ओवरहेड्स है 2,500। तो मैं यहाँ कैलकुलेशन दिखा देता हूँ। 3,500 प्लस 2,500, ये हो गया बेटा जी
7,000, है ना। सेल्स की फिगर दी है 75,000, सेल्स की फिगर दी है 75,000. Check all of you. Now guys, we have written the complete data. Now we have to just apply a little bit mathematical mind to complete this statement, है ना. Let's do it. So if you look, you have got the cost of goods sold as 56,000. To this, selling and distribution and admin overheads are added as 7,000. So 56,000 plus 7,000 becomes 63,000. Your cost of sales is 63,000. छः हजार होना चाहिए, 62,000, 7,000 नहीं, 6,000, 3 4 5 6,000, हाँ जी 62,000. तो बैलेंसिंग फिगर सबसे पहले तो यहाँ प्रॉफिट निकलेगा 13,000. तो नीचे की तरफ मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया. अब मुझे बॉटम से टॉप पे जाना है, तो साइंस इनवर्स हो जाएंगे, है ना. ओके, अब देखो यही फिगर, मतलब ये फिगर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है. COGS निकला है कब? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एड ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स टू गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. तो अब हम हमारा पूरा फोकस जो है ना दोस्त, कंप्लीट फोकस, उसको शिफ्ट कर देंगे इन फिगर्स के ऊपर. एक मिनट रुकिए. इन फिगर्स पे फोकस को शिफ्ट कर देंगे, है ना. तो 56,000 प्लस 19,000, क्योंकि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो साइन से इनवर्स हो जाएंगे, प्लस 19,000 minus 17,600, that becomes 57,400. अब आप चाहे ना तो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है, टॉप टू बॉटम जाकर, कि अगर मैं 57,400 में ये प्लस करता हूँ और ये माइनस करता हूँ तो इज इक्वल टू ये आंसर आ रहा है. आपका जवाब होगा हाँ. देर आर नो एडमिन ओवरहेड्स रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, तो ये डैश है, तो फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड भी कितना होगा? 57,400. दोस्त अब मैं देखना क्या करूँगा, अब मैं ये ब्रैकेट को ना यहाँ पर लेकर जा रहा हूँ. ये देखो, फैक्ट्री कॉस्ट एट ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, यू गेट फैक्ट्री कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड. तो अब हमको क्या करना है, हमें ये वाली फिगर फाइंड आउट करनी है. ये वाली फिगर जो है ये आती है दिस प्लस दिस माइनस दिस इक्वल्स टू दिस. तो अब बॉटम टू टॉप जाएंगे. 57,400 प्लस 14,500 माइनस 10,500, तो ये होगा 61,400. चेक ऑल ऑफ यू. 61,400. अब ये 61,400 देखो, इस ब्रैकेट को मैं वापस शिफ्ट कर रहा हूं ऊपर. ये 61,400 कैसे बना है? दिस इज बेसिकली प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड्स. सो यू नो द फैक्ट्री ओवरहेड्स आर 10,000. मतलब आपका प्राइम कॉस्ट कितना रहा होगा, इसमें से माइनस 10,000 करता हूँ तो 51,400. चेक करिएगा, 51,400 मेरी प्राइम कॉस्ट बन गई. बहुत बढ़िया. अब ये प्राइम कॉस्ट किस किस से बनती है? प्राइम कॉस्ट बनती है तीन फिगर से, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस. कुछ ना दिया हो तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम डैश अज्यूम कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो. तो इसका मतलब है डायरेक्ट मटेरियल प्लस लेबर इज इक्वल टू 51,400, जिसमें से मुझे डायरेक्ट लेबर पता है 17,500. तो 51,400 माइनस 17,500 ये होता है 33,900. सो 33,900 इज द बैलेंसिंग फिगर. चेक कीजिएगा, 33,900 इज द बैलेंसिंग फिगर. अब ये 33,900 जो बना है ये कैसे बना है? हाउ इज दिस मेड? ये इन फिगर से बना है. मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस रॉ मटेरियल परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू 33,900. एंड नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस you will find out how much is the value of
रॉ मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो सर 33,900 प्लस 10,600 माइनस 8,000 अगर हम करते हैं तो आंसर आ रहा है 36,500. Check all of you. So the value of raw material purchased during the year is 36,500. Check कीजिए 36,500. Check all of you. Done. इंडेक्स में बाद में पोस्ट करेंगे, अभी नहीं, रुक जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 3 हो चुका है। कम ऑन गाइस, सिर्फ फिगर्स लिख के फाइंड आउट करना है। गेट मी आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। ये जो जगह है ना, ये वाली जगह, यहीं पे इसको सॉल्व करो। रेफरेंस लिखेंगे सभी जने लेक्चर नंबर 18 का, और मैं आपको इसके लिए देता हूँ 7 मिनट्स टाइम स्टैम्प ले लेता हूँ, ठीक है। यहीं पर सिर्फ फिगर्स लिखें और फिगर्स लिखकर सॉल्व करें। All of you, come on, do it quickly. Let me make it full screen for you. 7 minutes, the time start now. प्रोसेस आपको पता है, स्टेप्स आपको पता है, फॉर्मेट आपको पता है, तो टू सिंपली राइट डाउन द फिगर्स एंड कम टू कंक्लूजन। Five minutes still left.
3 more minutes left. Okay, started getting answers, but still 2 more minutes left. Let's wait for others to complete. This is the very first illustration of ICAI study material. What I'll do is I'll directly open ICAI study material for you guys so that you and we can check directly from there. क्वेश्चन आपसे कहा है कि आपको कॉस्ट पर यूनिट भी निकालना है और प्रॉफिट फॉर द मंथ भी निकालना है। तो यहाँ पर ना आप बहुत स्ट्रैटेजिकली काम कर सकते हैं। दो तरीके से कॉस्ट शीट बना सकते हैं। एक आप बना सकते हैं, दो कॉलम्स बना सकते हैं। इनफैक्ट एक कॉलम आप बना सकते हैं कॉस्ट पर यूनिट का और एक कॉलम आप लोग बना सकते हैं टोटल कॉस्ट का। यू गेटिंग माय पॉइंट? check all of you, check all of you. So cost per unit, is it coming 102.22? मतलब ऑब्वियसली मैं मॉड्यूल का सोल्यूशन दिखा रहा हूँ, लेकिन मेरी ओपिनियन में ना सबसे बेस्ट तरीका है पर्टिकुलर्स और दो कॉलम बनाना चाहिए। पहला कॉलम जिसमें आप कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे और दूसरा कॉलम जहाँ पे आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे। टोटल कॉस्ट हमें इसलिए निकालना है क्योंकि प्रॉफिट फॉर द मंथ बोला है, और प्रॉफिट फॉर द मंथ मैं कैसे निकालूंगा? जब मैं टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स को कंसिडर करूंगा। सो 102.22 इज माय कॉस्ट ऑफ सेल्स। चेक कीजिएगा, 102.22 इज माय कॉस्ट ऑफ सेल्स, दैट इज कॉस्ट पर यूनिट। और अब मुझे टोटल प्रॉफिट निकालने के लिए अच्छा आपको पता है इसको निकालने का एक और तरीका भी है। टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का एक और तरीका भी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो 102.22 की फिगर आप लोगों को पता है, ठीक है? अब समझना, अब समझना। क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट दिया 125 रुपए, ठीक है? अब मुझे निकालना है टोटल प्रॉफिट फॉर द मंथ। इट इज इक्वल टू नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट पर यूनिट। ये मैं कैसे निकालूं? नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 3600 मल्टीप्लाइड बाय प्रॉफिट पर यूनिट। प्रॉफिट पर यूनिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस 125 माइनस 102.22, it is the cost of goods sold or cost of sales per unit. So that will give you total profit 125 minus 102.22 into 3600. चेक करिए, is it coming 82,008 रुपीज। अब ये जो डिफरेंस आ रहा है 8 रुपए का, जो ICAI के आंसर में और आपके आंसर में 8 रुपए का डिफरेंस है, ये राउंडिंग ऑफ की वजह से है ना। चेक कीजिए, आया सबका आंसर पक्का? चलो, सो 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, 3 नंबर भी हो गया यहाँ पर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं।
जस्ट 1 मिनट। क्लियर हो रहा है ना बेटा, सबको समझ में आ रहा है? नाउ क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले आप अपने रजिस्टर्स में आएंगे और ये कॉस्ट शीट बनाएंगे। मैं इसको फुल स्क्रीन करता हूँ। आई मीन 3-4 मिनट बहुत हो गए इसको बनाने के लिए। पहले आप इसको क्विकली ऐसे लिख लीजिए। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, पर्टिकुलर्स अमाउंट कॉलम के बाद मुझे यहाँ पर ना थोड़ी जगह खाली चाहिए। मैं यहाँ पे आपको कुछ लिखवाने वाला हूँ, तो ये जगह खाली छोड़िएगा। कम ऑन, राइट इट डाउन क्विकली। क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन 5, 6, 7 ना, ये तीनों क्वेश्चंस मॉड्यूल के नहीं है, ये तीनों क्वेश्चंस मेरे मेरे तरफ से हैं। मैंने आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस दिए मेरी बुक में। डन। One more minute left. बहुत अमेजिंग क्वेश्चन है, यू विल रियली एंजॉय दिस क्वेश्चन, ट्रस्ट मी। लास्ट 30 seconds लेफ्ट। चलिए, सो अब शुरू करते हैं
आज का सही खेल। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में सही खेल क्या है मैं आपको दिखाता हूँ, बस फोकस करते रहिएगा, बहुत मजा आएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। अब सब जने, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके रजिस्टर में आप लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो यहाँ पर आप रेफरेंस लिखेंगे और रजिस्टर का पेज नंबर भी लिखेंगे। रेफरेंस भी लिखेंगे और रजिस्टर का पेज नंबर भी लिखेंगे। ठीक है, अब सिर्फ समझना है, पेंसिल से सॉल्व करना है, दिमाग चलाते चलना है ना, सिर्फ समझने वाली बात है, बाकी कुछ भी नहीं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द कॉस्ट शीट with as many details as possible and ascertain the selling price per unit of the product। आपको कॉस्ट शीट बनानी है with as many details as possible, ठीक है, and you have to ascertain the selling price of the product। ठीक है, देखते हैं क्या 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 है। सबसे पहले दिया डायरेक्ट मटेरियल। अब डायरेक्ट मटेरियल रुपीज में नहीं दिया है, डायरेक्ट मटेरियल के लिए यहाँ पर कहा गया है कि इट इज 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब इट इज सम परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस। डायरेक्ट लेबर इज 17.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, इसका भी रिलेशन सेलिंग प्राइस के साथ है, मतलब अगर मुझे सेलिंग प्राइस मिल जाता है तो मुझे मटेरियल कॉस्ट भी मिल जाएगी, मुझे लेबर कॉस्ट भी मिल जाएगी। प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज 1/3 ऑफ प्राइम कॉस्ट। अब दोस्त अगर मुझे डायरेक्ट मटेरियल और लेबर दोनों मिल गया ना तो मुझे प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा, और इस प्राइम कॉस्ट का 1/3 मुझे फैक्ट्री ओवरहेड्स, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मिल जाएंगे। और फिर जब मैं इसको ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ पर मिलेगा फैक्ट्री कॉस्ट, जिसका 50% होगा एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, मतलब सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। और फिर प्रॉफिट है 15% ऑफ सेल्स, और प्रॉफिट की फिगर दी है 750 रुपए, मतलब इस पूरे क्वेश्चन की इकलौती फिगर जो है वो है 750 रुपए। नाउ हाउ डू वी अप्रोच दिस क्वेश्चन, कैसे शुरू करें? Come to your registers. The one and the only figure available in this entire question is the figure of profit, that is given as 750 rupees per unit. Check all of you. Now what this says that profit is 15% of sales. तो suppose कीजिए मेरी sales है 100, तो मेरा प्रॉफिट होगा 15 रुपए और मेरा कॉस्ट होगा 85 रुपीज, करेक्ट। अब मुझे मेरे प्रॉफिट की फिगर दी है दोस्तों 750 रुपीज। तो एक बात बताइए, क्या मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके यूनिटरी मेथड से सेल्स वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं सर। 750 रुपीज मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 1515, इट कम्स टू रुपीज 5000। चेक कीजिएगा कितना आ रहा है बेटा जी, ये 5000 रुपए। सो योर सेल्स वैल्यू कम्स टू रुपीज 5000। आप अगर चाहें तो यहाँ पास में एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। अगर सेल्स है 100, प्रॉफिट है 15, तो कॉस्ट होगी 85। 750 रुपीज की जो फिगर है, ये फिगर आपको क्वेश्चन में दी हुई है, गिवन है ना। तो अब इस फिगर को यूज करके आप कैलकुलेट करेंगे सेल्स की वैल्यू, और अब जब सेल्स की वैल्यू मिल चुकी है तो आपको मिलेगा कॉस्ट ऑफ सेल्स 5000 माइनस 750, 4250 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू, 4250 रुपीज। चेक ऑल ऑफ यू, क्लियर। नाउ अब मुझे जब सेल्स मिल गया तो मटेरियल और लेबर कॉस्ट भी मिल जाएगा। मटेरियल कॉस्ट है 12.5% ऑफ सेलिंग प्राइस, जो कि है 5000 रुपये। तो मैं मटेरियल के पास आता हूँ और मैं कैलकुलेशंस लिखता जाता हूँ। 12.5 अरे 12.5% ऑफ 5000, और वेजेस कितना है 17.5% ऑफ 5000। डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ नहीं है तो वो हो जाएगा डैश, ठीक है। तो 5000 का 12.5%, मटेरियल कॉस्ट हो गया बेटा जी 625, और लेबर कॉस्ट हो गया 875।
चेक कीजिएगा। तो प्राइम कॉस्ट हो गई आपकी 1500 रुपीज। अब इसमें आपको फैक्ट्री कॉस्ट ऐड करनी है। फैक्ट्री कॉस्ट प्रोडक्शन ओवरहेड्स इज 1/3 ऑफ प्राइम कॉस्ट। तो 500 रुपए 1500 रुपए का 1/3 होता है 500 रुपए। अब चाहे तो एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखें 1/3 ऑफ 1500। तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट हो गई टोटल बेटा जी 2000। फैक्ट्री कॉस्ट हो गई 2000। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिया है 50% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, नोट यहां पर एक्चुअली लिखने की जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड इज 50% ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। कैसे निकालूंगा मैं? अब एडमिन ओवरहेड्स भी बचा है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स भी बचा है। हाउ डू आई कैलकुलेट दिस? डोंट लुक एट द मॉड्यूल, क्योंकि मॉड्यूल में तो ये है ही नहीं, सोल्यूशन है ही नहीं आपके पास। हाउ डू आई use this last piece of information that it is 50% of the production cost? How do I complete my this cost sheet? I'm still to calculate my admin overheads and my selling and distribution overheads. Any clues, any idea, anyone how to do? 50% of the production cost. Please understand, यहाँ पर production cost मतलब factory cost है। 2000 रुपए आपकी factory cost है। यहाँ पर आकर लिखेंगे 50% of 2000, that becomes 1000. So you will get the cost of production or the cost of goods sold as 3000, in which you are going to add the selling and distribution overheads to get the cost of sales. So you know cost of production, you know cost of sales, the difference comes to 1250. Now this 1250, how you got this figure? This is your balancing figure. Check all of you. Let me update your tracker. We did number 3, we did number 4, then we did number 1, and now we did number 5. 2, we did number 2, we did number 3, then we did number 1, then we did number 5. चलो बहुत बढ़िया। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इंडेक्स में बाद में पोस्ट करेंगे, एक साथ पूरा खत्म हो जाए उसके बाद। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। Can all of you till here? चलें आगे, करें शुरू। बहुत बढ़िया। कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इसको यहीं पे सॉल्व करना है। टेक्स्ट बुक में फॉर्मेट्स मैंने बना के दिए हैं, रेफरेंस लिखेंगे लेक्चर नंबर 18 का। अब देखो मतलब ये तरीका समझना, हम कुछ क्वेश्चन साथ में करते हैं, फिर मैं आपको एक तरीके से टेस्ट दे देता हूँ, फिर हम साथ में करते हैं, फिर मैं आपको टेस्ट देता हूँ। ये आप लोगों के लिए ना सबसे बेहतरीन तरीका है पढ़ने का, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू स्टडी, है ना। चलो, maximum production capacity of JK Limited is 5,20,000 units per annum. How do you define this term maximum? Guys, maximum का मतलब होता है 100%. So maximum production capacity of JK Limited is 5,20,000 units per annum. मतलब एक साल में JK Limited ज़्यादा से ज़्यादा कितने यूनिट्स बना सकता है? 5,20,000 यूनिट्स पर annum. Details of estimated cost of production is as follows. ठीक है, डायरेक्ट मटेरियल है ₹15 पर यूनिट। डायरेक्ट मटेरियल ₹15 पर यूनिट। दोस्तों इसको हम कहेंगे वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट बहुत डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया था। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको देखिए इस तरीके का एक डायग्राम बताया था।
कि फिक्स्ड कॉस्ट मतलब वो कॉस्ट होती है विच रिमेन्स फिक्स्ड इररिस्पेक्टिव ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटी। मैं कम यूनिट बना रहा हूँ, मैं ज़्यादा यूनिट बना रहा हूँ, मैं यूनिट्स ही नहीं बना रहा हूँ, ये कॉस्ट मेरी फिक्स रहेगी, इसको कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब ये वो कॉस्ट होती है जो वेरी करती है विद द लेवल ऑफ एक्टिविटी। मतलब अगर मैं कम यूनिट्स बनाऊंगा तो कम खर्चा लगेगा, मैं ज़्यादा यूनिट बनाऊंगा तो ज़्यादा खर्चा लगेगा। और फिर होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट, जो एक लेवल तक फिक्स्ड होती है, फिर वेरी होती है, फिर फिक्स्ड होती है, फिर वेरी होती है, तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों से ये कहा गया है कि डायरेक्ट मटेरियल है ₹15 पर यूनिट, मतलब ये वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट वेजेस भी है ₹9 पर यूनिट, मतलब दोस्त ये वाली कॉस्ट भी कैसी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट है, लेकिन इट कम्स विद अ कंडीशन, देयर इज सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, सब्जेक्ट टू अ मिनिमम ऑफ 2,50,000 पर मंथ। हमें हमारे लेबर को वेजेस पे करना है, हमें हमारे लेबर को 9 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से वेजेस पे करना है। बट दोस्त हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे लेबर्स को हर महीने कम से कम 2,50,000 रुपीज की वेजेस मिलनी चाहिए। ओके, फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 9,60,000 पर एनम। फिक्स्ड ओवरहेड्स मींस फिक्स्ड, चाहे मैं प्रोडक्शन करूं ना करूं, कम करूं ज्यादा करूं, ये खर्चा तो लगना ही लगना है। वेरिएबल ओवरहेड्स आर ₹8 पर यूनिट। अब दिया गया है सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स आर 5,60,000 पर एनम अप टू 50% ऑफ द कैपेसिटी। बहुत ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन के नीचे या यहाँ पास में एक टेबल बना लेते हैं। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स के बारे में क्या दिया है, इट इज 5,60,000 पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी। मतलब अगर मैं अपनी कैपेसिटी के 50% तक काम करता हूँ तो मेरे सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स कितने हैं, 5,50,000 पर एनम। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स पर एनम, एक साल भर के सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है 5,60,000 रुपए अगर मैं 50% कैपेसिटी पे काम करता हूँ। एंड एडिशनल ₹1,50,000 पर एनम फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट ऑफ इट। इसका मतलब है 50% तक मेरी ये कॉस्ट है 5,60,000 रुपए, समझने की कोशिश करना। एंड एडिशनल 1,50,000, ये वाली जो कॉस्ट है 5,60,000, दिस विल इंक्रीज बाय 1,50,000, दिस विल बिकम हाउ मच, 7,10,000। कब बन जाएगी ये 7,10,000 दोस्तों, फॉर एडिशनल 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि दोस्त अगर मैं 51% से लेकर 75% के बीच में ऑपरेट करता हूं, अगर मैं 51% से लेकर 75% के बीच में ऑपरेट करता हूं तो मेरी ये सेमी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ जाएगी, कितने से बढ़ जाएगी, 1,50,000। और उसके बाद वापस अगर मैं 76% से 100% पे ऑपरेट करता हूं तो 7,10,000 में और 1,50,000 ऐड हो जाएंगे, दिस विल बिकम 8,60,000। और बेटा जी ये जितनी भी कॉस्ट दी है ये कैसी दी है, पर एनम, एनुअल कॉस्ट दी है। ये कॉस्ट कैसी दी है, पर एनम, इट इज एन एनुअल कॉस्ट। चेक ऑल ऑफ यू। now come the real data. JK Limited worked at 60% capacity for the first 3 months. पहले 3 महीनों में उन्होंने 60% कैपेसिटी पे काम किया है। तो 60% कैपेसिटी पे कितने यूनिट्स बनाए होंगे वो कैलकुलेट करते हैं। सर वो कैसे निकालेंगे, फर्स्ट लाइन में देखो एनुअली दिया है 5,20,000 यूनिट, बट वो 100% कैपेसिटी पे है, तो 5,20,000 ये पर एनम है। इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 60% से और फिर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ 3/12 से, क्योंकि 5,20,000 यूनिट्स आर पर एनम। सो 5,20,000 डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3। तो पहले तो मैं 3 महीने का प्रोडक्शन निकालूंगा एट 100% और फिर मैं उसका लूंगा 60%। इज इट कमिंग 77,999.99, मतलब 77,999 मतलब 78,000 यूनिट्स आ रहा है क्या, चेक कीजिएगा सर। आर यू गेटिंग, वापस चेक करो,
देखो 5,20,000 यूनिट्स एनुअल प्रोडक्शन है, उसको मल्टीप्लाई करूं मैं 60% से तो भी चलेगा। तो ये 60% का पर एनम का प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3, क्योंकि पहले 3 महीनों में आप 60% पे काम कर रहे हैं, ठीक है। बट इट इज एक्सपेक्टेड टू वर्क एट 90% फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स। फॉर द रिमेनिंग 9 मंथ्स इट विल वर्क एट 90% कैपेसिटी। तो 90% कैपेसिटी पे कितने यूनिट्स बनाएंगे ये आप कैलकुलेट करेंगे। तो 5,20,000 into 90% into 9/12, 5,20,000 into 90% into 9/12, is it coming to 3,51,000 units? Check all of you. इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखना। ऐसा डिट्टो क्वेश्चन, मतलब इससे एक स्टेप इजी क्वेश्चन, बट ऐसा डिट्टो क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है जो मैं आपको करवाऊंगा इसी क्लास में, चिंता मत करना, होमवर्क दूंगा मोस्टली। तब आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ यूनिट्स पता चल गए हैं कि पहले 3 महीने में हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं, रिमेनिंग 9 मंथ्स में हमने कितने यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है। द सेलिंग प्राइस पर यूनिट वॉज 44 रुपीज ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 मंथ्स। अब ये फर्स्ट 3 मंथ्स में सेलिंग प्राइस जो है इट इज ₹44 पर यूनिट। यार दोस्त मैं टोटल सेल निकाल सकता हूँ, पता है कैसे? 78,000 यूनिट्स मैंने बना के बेचे हैं और एक यूनिट की सेलिंग प्राइस है 44, तो मेरा टोटल सेल होगा 34,32,000। दिस इज माई टोटल सेल्स, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड what selling price per unit should be fixed for remaining 9 months to yield a total profit of 15,62,500 for the whole year. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मुझे ये वाली फिगर फाइंड आउट करनी है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट दैट व्हाट शुड बी दी सेलिंग प्राइस पर यूनिट फॉर रिमेनिंग 9 मंथ्स इफ माई टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट, अगर मेरा टोटल डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है साल भर का, 15,62,500 रुपीज, 15,62,500 रुपीज। अगर मैं एक पूरे साल भर में इतना प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो पहले 3 महीनों का सेलिंग प्राइस पर यूनिट पता है 44 रुपीज है, रिमेनिंग 9 मंथ्स का सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना होना चाहिए ये मुझे यहाँ पर निकालना है, ठीक है। चलो आसान है, एक एक करके निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर मटेरियल कॉस्ट ले लेते हैं जो कि 15 रुपए यूनिट है ना। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ मटेरियल कॉस्ट एट द रेट ऑफ ₹15 पर यूनिट। तो ये तो सबसे आसान कॉस्ट रहेगी हमारे लिए निकालना, है ना। 78,000 यूनिट्स इंटू 15 रुपए, ये हो गया 11,70,000 रुपये। और रिमेनिंग 9 मंथ्स में 3,51,000 इंटू 15 रुपए, ये हो गया 52,65,000। टोटल हो गया 64,35,000। चेक कीजिएगा, क्लियर, नो प्रॉब्लम। ऐसे ही वेरिएबल ओवरहेड्स पहले निकाल लेते हैं क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड में कोई कैलकुलेशन नहीं है। इट इज ₹8 पर यूनिट, ठीक है। तो 78,000 इंटू 8 इट बिकम 6,24,000 और 3,51,000 इंटू 8 28,08,000, टोटल 34,32,000। ये भी क्लियर है। डायरेक्ट वेजेस 9 रुपीज पर यूनिट है, बट ये कंडीशन का ध्यान रखना है कि हर वर्कर को हर महीने में, मतलब सारे वर्कर्स को हर महीने में 2,50,000 रुपए मिलना चाहिए। तो पहले 3 महीनों में दोस्तों हमने 78,000 यूनिट्स बनाए हैं, ध्यान से पढ़िएगा। उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 रुपीज से, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली। पहले 3 महीनों में हमने हमारे वर्कर्स ने 78,000 यूनिट्स बनाए, उसको आप 9 रुपीज से मल्टीप्लाई कीजिए
क्या आपकी ये फिगर 7,02,000 आ रही है? लेकिन आपके वर्कर्स को आपने मिनिमम गारंटी दी है कि हर महीने का 2.5 लाख रुपए मिलेगा। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से 2,50,000 पर मंथ इंटू 3 मंथ, बेटा जी यहाँ तो कम से कम 7,50,000 रुपए होना चाहिए। इसका मतलब है क्या मैं 7,02,000 पे करूंगा? आंसर है नहीं। पीस वेजेस के हिसाब से एम्प्लॉय कॉस्ट टॉपिक हमारा हुआ है। अकॉर्डिंग टू द पीस वेजेस मतलब वेयर द वर्कर इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। तो पीस वेजेस के बेसिस पे उनको 7,02,000 मिलता है, लेकिन मिनिमम गारंटी दी गई है हम लोगों ने 7,50,000 की। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, हम उसको 7,50,000 पे करेंगे। रिमेनिंग 9 मंथ्स का 3,51,000 यूनिट्स इंटू 9 रुपीज 31,59,000 होता है। और एक बार मिनिमम कैलकुलेट कर लेते हैं कितना हो रहा है, विच एवर इज हायर वो हम देंगे। सो सर 2,50,000 इंटू 9 मंथ्स वो होता है 22,50,000 रुपए। हाँ, तो हायर क्या है सर? पीस वेजेस हायर है, तो आप पीस वेजेस के हिसाब से पे करेंगे। समझ में आ रहा है? अब आप टाइम वेजेस के हिसाब से नहीं पे करेंगे, पीस वेजेस के हिसाब से पे करेंगे। 31,59,000 प्लस 7,50,000, एनुअल वेजेस आर 39,09,000। 39,09,000। चेक ऑल ऑफ यू। फिक्स्ड ओवरहेड्स आर 9,60,000 पर एनम। ठीक है, तो अब 9,60,000 पर एनम है, तो मैं यहाँ पर 3 महीने के फिक्स्ड ओवरहेड्स लूंगा और मैं यहाँ पर 9 मंथ्स के फिक्स्ड ओवरहेड्स लूंगा। 9,60,000 डिवाइडेड बाय 12, 3 इज इक्वल टू 2,40,000। 9 इज इक्वल टू 7,20,000। टोटल 9,60,000। चेक ऑल ऑफ यू। क्लियर? अब हम आते हैं सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स में 3 स्लैब्स हमारे पास है। अगर आप अप टू 50% ऑपरेट कर रहे हैं तो एनुअल कॉस्ट है, एनुअल कॉस्ट शब्द पे जोर दिया जाए। अगर आप 51 से 75% के बीच में ऑपरेट कर रहे हैं तो एनुअल कॉस्ट ये है, और अगर आप 76 से 100% के बीच ऑपरेट कर रहे हैं तो एनुअल कॉस्ट ये है। पहले 3 महीनों में आप 60% पे ऑपरेट कर रहे हैं, मतलब ये वाला स्लैब एप्लीकेबल होगा। तो एनुअल कॉस्ट है 7,10,000 रुपए। तो हम लोग लेंगे यहाँ पर 7,10,000। ये एनुअल कॉस्ट है दोस्तों, और हम 60% पे ऑपरेट कर रहे हैं 3 महीने। तो 7,10,000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3, ये होता है 1,77,500 रुपीज। 1,77,500। अच्छा, नेक्स्ट 9 मंथ्स में ये ऑपरेट कर रहे हैं 90% पे, तो 90% मतलब ये वाला स्लैब। तो एनुअल कॉस्ट होगी 8,60,000, है ना बेटा जी? तो 8,60,000, लेकिन वो एनुअल है तो इंटू 9/12, ये हो गया 644,999, मतलब 6,45,000। चेक कीजिएगा ये आंसर आया क्या सभी का? 6,45,000। और अब मैं टोटल लेता हूँ 1,77,500 प्लस 6,45,000, 8,22,500। मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझिएगा। पहले 3 महीनों में हमारा एक्टिविटी लेवल है 60% का। इस स्लैब के हिसाब से 60% इस क्लास इंटरवल में आता है 7,10,000। पूरे साल भर का खर्चा कैलकुलेटर पे लीजिएगा, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 3 मंथ्स, तो 1,77,500। आई होप ये क्लियर है सबको, है ना? 3 महीनों का क्यों निकाला? बिकॉज 60% पे हम 3 महीने काम करते हैं। अगर साल भर काम करते थे तो 7,10,000 आता था। उसके बाद में नेक्स्ट 9 मंथ्स वी आर ऑपरेटिंग एट 90%। 90% का क्लास इंटरवल है ये, जिसकी एनुअल कॉस्ट है बेटा जी 8,60,000। अब 8,60,000 इज फॉर पर एनम।
and we have worked at 90% for 9 months, so into 9 divided by 12 आप अगर करते हैं तो 6,45,000 आता है, प्लस 177,500 करते हैं तो 8,22,500 आपकी कॉस्ट है। अब मेरे पास सारी कॉस्ट आ चुकी है दोस्त, अब मैं टोटल कॉस्ट ले सकता हूँ। तो पहले 3 महीनों की मटेरियल कॉस्ट 11,70,000, वेजेस 7,50,000, वेरिएबल ओवरहेड 6,24,000, फिक्स्ड ओवरहेड 2,40,000 और सेमी वेरिएबल 177,500। चेक कीजिएगा, इज इट कमिंग 29,16,500, 29,16,500। अब मैं आता हूँ 9 मंथ्स में। 9 मंथ्स की मटेरियल कॉस्ट है 52,65,000, प्लस वेजेस है 31,59,000, प्लस वेरिएबल ओवरहेड्स है 28,08,000, प्लस फिक्स्ड ओवरहेड्स है 7,20,000 और सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स है 6,45,000। तो इज इट कमिंग टू 1,25,97,000। और अब जब आप दोनों की टोटल लेते हैं तो टोटल कॉस्ट आएगी 1,55,58,500। चेक कीजिएगा सभी चेक। अब दोस्त मुझे पहले 3 महीने की टोटल कॉस्ट और टोटल सेल्स पता है, तो मैं पहले 3 महीने का प्रॉफिट निकाल सकता हूँ। 34,32,000 मेरी टोटल सेल है और 29,16,500 मेरा टोटल कॉस्ट है। तो पहले 3 महीने का मेरा टोटल प्रॉफिट आ रहा है, एक्चुअल प्रॉफिट आ रहा है 5,15,500 रुपये। चेक करिएगा, 5,15,500 रुपये। क्वेश्चन में कहा है कि कंपनी पूरे साल भर में इतना प्रॉफिट कमाना चाहती है। अब पूरे साल भर में मैं 15,62,500 कमाना चाहता हूँ और पहले 3 महीनों में मैं 5,15,500 कमा चुका हूँ। तो मतलब रिमेनिंग 9 मंथ्स में मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है। तो दिस माइनस दिस, आई हैव टू अर्न प्रॉफिट ऑफ 10,47,000 in the remaining 9 months. Check all of it. 10,47,000 in the remaining 9 months. अब मुझे 9 मंथ्स की कॉस्ट पता है 1,25,97,000 और मुझे पता है मुझे कितना प्रॉफिट कमाना है। तो मुझे डिजायर्ड सेल्स मिलेगा, दोनों को ऐड करूंगा तो 1,36,44,000, 1,36,44,000 ये मेरा डिजायर्ड सेल्स है। और अब ये इतनी सेल्स वैल्यू मुझे अचीव करनी है इतने यूनिट्स बेचकर, डिवाइडेड बाय 3,51,000 यूनिट्स। कुछ तो गलत हुआ है, 39 रुपीज आंसर आना चाहिए, राउंडिंग ऑफ में ही एब्सोल्युटली करेक्ट। एक सेकेंड रुक जाओ। 11,70,000, 7,50,000, 29,61,500, ये देखो मिस्टेक, एरर ऑफ कमीशन, 29,61,500। कोई बात नहीं, वापस चेक करता हूँ। 52,65,000, 31,59, 28,08,000, 7,20,000, 6,45,000, 1,25,97,000। देखा, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स में ये एक चैलेंज रहता है। लाइव लेक्चर्स होते थे, मतलब लाइव होकर भी ये लाइव नहीं है वैसे, बट अगर होते थे तो हमारे लाइव के स्टूडेंट बता देते कि सर ये गलती हो गई है। तो ये हो गया 1,55,58,500, ठीक है। 29,61,500 इज माई टोटल कॉस्ट एंड 34,32,000 इज माई एक्चुअल सेल्स। तो 4,70,500, ये यहाँ पर एरर है, 4,70,500, ठीक है। टोटल प्रॉफिट होना चाहिए 15,62,500, तो यहाँ होना चाहिए 10,92,000। और अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे डिजायर्ड सेल्स मिलेगा 125,9700, 1,36,58,500
89,000। इतने सालों से पढ़ा रहे यार, कहीं ना कहीं पता है क्वेश्चन की फिगर्स दिमाग में आ जाती है, रट जाती है। और अब इसको मैं डिवाइड करूंगा 3,51,000 यूनिट से। हाँ, अब आंसर आया ना, ₹59 पर यूनिट। और ऐसा आपके साथ भी होगा जब आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करेंगे, जब बार बार रिवाइज करेंगे ना, तो ऐसा आपके साथ भी होगा। तो 1,36,89,000 डिवाइडेड बाय 3,51,000 यूनिट्स। तो 9 मंथ्स में आपने टोटल 3,51,000 यूनिट्स बेचे हैं। तो कॉन्सिक्वेंटली सेलिंग प्राइस पर यूनिट आएगा 39 रुपीज पर यूनिट। चेक ऑल ऑफ यू। मजा आ गया सर, ये तो नेक्स्ट लेवल है। करेक्ट। अब एक बार ना अगला क्वेश्चन करने से पहले इंडेक्स अपडेट कर देते हैं। चलो मेरे साथ आ जाओ आपके इंडेक्स में। आज का लेक्चर नंबर 18, ठीक है। लेक्चर 18 हमने सबसे पहले चालू किया, बेसिक क्वेश्चन किया था नंबर 2, फिर किया था नंबर 3। सबसे पहले किया क्वेश्चन नंबर 2, फिर किया क्वेश्चन नंबर 3। 2-3 करने के बाद 1 किया, फिर हम लोगों ने 5 किया, सिंगल फिगर वाला क्वेश्चन। और 5 कर लेने के बाद में अभी हमने किया है, मैं ट्रैकर में भी अपडेट कर रहा हूँ ऐसे ही, 5 करने के बाद हमने अभी किया है क्वेश्चन नंबर 7। फाइव करने के बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आप अपना इंडेक्स अपडेट करेंगे विद ऑल दीज क्वेश्चन नंबर्स। ट्रैकर में सब कुछ मिलेगा, बट अभी सिर्फ इंटरिम क्लास के बीच में मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप इसको अपडेट कर सकें। करेक्ट। गाइस 12 मिनट दे रहा हूँ, 12 मिनट्स। ये क्वेश्चन मुझे सॉल्व चाहिए 12 मिनट में। अगर आपने ईमानदारी से कर लिया, अच्छे से कर लिया, तो ये आज का हमारा लेक्चर नंबर 18 का लास्ट क्वेश्चन होगा। 9:25 हुए हैं, 9:37 AM तक आप ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अगले 12 मिनटों में। मैं इसको कर रहा हूँ फुल स्क्रीन। टेक इट एज अ चैलेंज, इट्स अ चैलेंज, यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एक अच्छा प्रपोजल है आपके सामने, वो प्रपोजल आपको इवैल्यूएट करना है, चेक करना है कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 4।
हाँ जी, क्या बोलती जनता? लास्ट 1 मिनट लेफ्ट, एक्चुअली 30 सेकेंड्स। एनी अपडेट? मैं जब तक क्वेश्चन पढ़ के एक्सप्लेन करता हूँ और फिर सोल्यूशन दिखाता हूँ। A Limited has a capacity to produce 1 lakh units per month. The works cost at various production level is as under. अगेन जब कैपेसिटी वर्ड यूज हुआ है तो कैपेसिटी का मतलब होता है क्या? 100%। ठीक है, तो 100% मतलब वो 1 लाख यूनिट्स पर मंथ बना सकते हैं और अलग अलग लेवल परसेंटेज पे यूनिट कॉस्ट आपको दिया है। लॉजिकल है, जितना ज़्यादा बनाओगे उतना कम खर्चा लगेगा, जितना कम बनाओगे उतना ज़्यादा खर्चा लगेगा। अब नीचे की इंफॉर्मेशन पढ़ना। ये कहती है इट्स फिक्स्ड एडमिन एक्सपेंसेस आर 1,50,000 and fixed marketing expenses are 2,50,000 per month respectively. The variable distribution cost amounts to rupees 30 per unit. मतलब वेरिएबल कॉस्ट है 30 रुपीज पर यूनिट. इट कैन सेल 100% of its output at rupees 500 per unit provided it incurs the following expenditure. ये जो 1 लाख यूनिट हर महीने बनाते हैं ना, ये पूरे 1 लाख यूनिट बेच सकते हैं एट रुपीज 500 पर यूनिट, प्रोवाइडेड वो 1 2 3 4 खर्चे करें तो. However, it can market 30% of its output at 550 per unit without incurring any of the above expenditure. मतलब यहाँ पर दो ऑप्शंस चल रहे हैं, क्वेश्चन को समझिएगा. यहाँ दो ऑप्शंस चल रहे हैं. ऑप्शन नंबर 1, आप पूरे 1 लाख यूनिट्स बेचे. चलो मैं पहले इसको और एक स्टेप ऐड करता हूँ. आप 100% अपना प्रोडक्शन मतलब पूरा 1 लाख यूनिट बेचे. किस रेट पे बिकेगा? 550 पर यूनिट. ऑप्शन नंबर 2, यू विल बी एबल टू मार्केट ओनली 30% ऑफ योर आउटपुट. मतलब आप कितने यूनिट्स बेच पाएंगे? सिर्फ और सिर्फ 30,000 यूनिट्स बेच पाएंगे और ये आप बेच पाएंगे 550 से, सॉरी, तो यहाँ पर है 500 रुपीज. तो ये आपके दो प्रपोजल्स हैं. प्रपोजल नंबर 1 में और प्रपोजल नंबर 2 में कॉस्ट में एडिशनल डिफरेंस क्या है कि प्रपोजल नंबर 1 में आप पूरे 1 लाख यूनिट बेच सकते हैं 500 रुपए पे, प्रोवाइडेड आप ए बी सी और डी की ये एडिशनल कॉस्ट इंकर करें. क्वेश्चन क्या पूछा है? Prepare a cost sheet for the month showing the total cost and profit at 30% and 100% capacity level. Particulars और दो कॉलम का आपको बनाना है फॉर्मेट और आपको ये बताना है कि कहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं. Particulars and 2 columns. Just a minute. ये देखिए, हमें कोई कंक्लूजन नहीं देना है, हम आपस में डिस्कशन कर सकते हैं. चेक करिएगा. सबसे पहले हम निकालेंगे टोटल वर्क्स कॉस्ट. जब मैं 100% पे ऑपरेट करूंगा तो मेरी वर्क्स कॉस्ट पर यूनिट आएगी 310. 310 into 1 lakh unit becomes this much. And if I operate at 30%, my works cost is going to be 380 rupees per unit multiplied by 30,000 units. Check all of you. So that's going to be my works cost. Now over and above this, आपका एडमिन एक्सपेंसेस 1,50,000, मार्केटिंग एक्सपेंसेस 2,50,000 दोनों ही अल्टरनेटिव्स में लगने वाला है. तो 150 250 सेम. और आपका सेलिंग एक्सपेंस जो लग रहा है वो ये 30 रुपीज पर यूनिट. सेलिंग एक्सपेंसेस ऑलवेज इंकर्ड ऑन द नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड. तो 30 यूनिट्स इंटू 30,000 एंड 30 रुपीज इंटू 1 लाख यूनिट्स. चेक कीजिएगा यहाँ पर. ठीक है, अब इसके अलावा ये वाला जो अल्टरनेटिव है ना, इस अल्टरनेटिव में 4 एडिशनल कॉस्ट लगेगी आपकी ए बी सी डी. क्या है ये 4 एडिशनल कॉस्ट? तो भाई आपका मार्केटिंग वाला कहता है, आपका सेल्स वाला कहता है कि पूरा 1 लाख यूनिट बेचना है. मैं बेच के दिखा सकता हूँ. मेरी कुछ कंडीशन है, हम हर एक प्रोडक्ट के साथ 30 रुपए का गिफ्ट दें. जैसे टूथपेस्ट के साथ टूथब्रश मिलता है, वैसे ही 30 रुपीज का गिफ्ट. तो सही बात है, 1 लाख यूनिट्स पे 30 रुपीज के हिसाब से 30 लाख रुपए का ये खर्चा हो गया. मतलब कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ेगा ना. हम लकी ड्रॉ निकाले हर महीने, जिसमें 50,000 रुपए का फर्स्ट प्राइज, सेकंड प्राइज 25,000 रुपए का, थर्ड प्राइज 10,000 रुपए का. तो 50 60 70 75 और 10 85,000 और 3 प्राइजेस 5-5 हजार के. तो 85 और 15,000 1 लाख रुपए के प्राइजेस होंगे. ये सेकंड डिमांड है आपके मार्केटिंग वाले की. तीसरी डिमांड है कि आप जब ये लकी ड्रॉ रखेंगे हर महीने
तो कस्टमर्स को बुलाएंगे और उनको चाय नाश्ता करवाएंगे जिसपे 1 लाख रुपए का खर्चा आएगा, ये एक एक्स्ट्रा कॉस्ट है। और चौथी कॉस्ट है कि आप हर वीक टेलीविजन पे ऐड देंगे जिसकी मंथली कॉस्ट होगी 20 लाख रुपए। तो आपने ये 20 लाख रुपए की कॉस्ट ऐड कर दी। प्लीज अंडरस्टैंड दीज 4 costs आर नॉट देयर इन ऑप्शन नंबर 1 and you can make out the difference. That is why you are able to sell only 30,000 units. So now your sales guy is telling you that if you want to sell more units, you want me to sell more units, you need to give me these additional supports. Consequently, your total cost of sales comes to this much, and then you compare it with your sales, you get the total profit, and then you calculate the profit per unit. So logically, it's not asked in the question. आपको सिर्फ क्या कहा है, prepare a cost statement showing this much profit. यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता था एंड सजेस्ट एंड गिव यू एडवाइस, तो हम एडवाइस क्या देते थे, दैट द प्रपोजल शुड बी एक्सेप्टेड। हमें ये 4 एडिशनल खर्चा करना चाहिए क्योंकि ये एडिशनल खर्चा करके हम लोग एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट कर रहे हैं, हम लोग एक्स्ट्रा पैसा कमा रहे हैं। समझ में आ रहा है या नहीं कमा रहे, ये चॉइस आप लोगों की। पर इसको इंटरप्रेट करना अच्छे से। मेरा टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स ये है, टोटल सेल्स ये है, मेरा प्रॉफिट टोटल प्रॉफिट ये है, और प्रॉफिट पर यूनिट ये है। अब आप कहोगे सर प्रॉफिट पर यूनिट तो कम है, फिर हम क्यों एक्स्ट्रा काम करें? प्रॉफिट पर यूनिट कम है दोस्त, पर टोटल प्रॉफिट तो है, आपका टोटल प्रॉफिट तो ज्यादा हो रहा है, आपके बिजनेस की कैपेसिटी बेटर यूटिलाइज हो रही है। तो आपका कंक्लूजन क्या होता था अगर क्वेश्चन में पूछा होता था? तो वी शुड वर्क एट 100% लेवल ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, चलो इसको भी आप इंडेक्स में पोस्ट करेंगे और मेरी ओपिनियन में कॉलम नंबर 4 तक आप इसको स्टार मार्क करके रखेंगे। Thank you so much guys once again for being such a wonderful student in this class, lecture number 18 over here. This chapter isn't over as yet. मैंने ट्रैकर अपडेट किया है डेट्स के साथ और टॉपिक के साथ, सो दैट जो स्टूडेंट लाइव देख रहे हैं उन लोगों को पता चले। आप यहाँ पर देख सकते हैं अभी हमारा एक और लेक्चर होगा कॉस्ट शीट पे, उसके बाद में हम जॉब कॉस्टिंग करेंगे, उसके बाद यूनिट कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग के 2 लेक्चर्स होंगे, फिर ये फैमिली ये ग्रुप जो है एक साथ कंप्लीट होगा। Our next live class is going to be on 6th of March, which wish all the best to all the CA Foundation and intermediate students जिनका रिजल्ट आने वाला है। Please pray for them, please pray for us. Thank you so much. Have a good day. Sure.